नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से अपन आगे वाली क्लास को लेकर हाजिर हुए हैं। बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन की 8वीं क्लास आज चलेगी अपनी। कल अपन ने लास्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्रजनन और शुक्राणु की संरचना के बारे में सारी चीज़ें देख ली थी। आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उसी पढ़ाई के साथ ही अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित करना है। तो देखो आगे अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और वो चर्चा किसकी? गैमेटोजेनेसिस का दूसरा भाग, युग्मक जनन का दूसरा भाग मैंने बताया था oogenesis, अंडजनन। अंडजनन की थोड़ी सी चर्चा अपन को आगे आज करनी है। आगे वाले टॉपिक के अंदर थोड़ी सी बातें करनी है। देखो जी बालको, अंडजनन का मतलब किसके अंदर? अंडाशय में अंडाणु निर्माण। क्या पढ़ते हैं अपन? अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन कहलाती है। मतलब अंडाणु जो बनते हैं ना, मादा युग्मक, उनके निर्माण की क्रिया को ही अंडजनन कहते हैं। और ये निर्माण की क्रिया 3 फेज में होती है। उसमें तो 2 स्टेप थे और 2 स्टेप में से पहले वाले की 3 फेज थी। इसमें डायरेक्ट ही 3 फेज हैं। सबसे पहली प्रावस्था कौन सी? वही गुणन प्रावस्था। दूसरी कौन सी? वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी कौन सी बालको? परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था। ये 3 फेज के थ्रू आपके अंदर या फीमेल में क्या होता है? oogenesis होता है, अंडजनन की क्रिया होती है। तो थोड़ी सी अब आउटलाइन से इसको भी देख लेते हैं। देखो जी बालको, आपके पास एक कोशिका है, उस कोशिका को कहते हैं oogonia, oogonal सेल, प्राइमरी oogonal सेल। ठीक है, प्राथमिक अंडजनन कोशिका या जर्म सेल बोल दो इसको, ऐसे बोल दो, जननी कोशिका। ठीक है, ऐसे याद रखो, जननिक कोशिका। अब ये जननी कोशिका कहाँ से मिलेगी बालको? ये मिलेगी कहाँ से? जर्मिल एपिथीलियम से, जन्निक उपकला से। अब इस जन्निक उपकला से मिलने वाली कोशिका में वही होगा समसूत्री विभाजन। कितनी कोशिकाएं बनेगी? 2 कोशिकाएं। फिर समसूत्री होगा, कितनी कोशिकाएं बनेगी? 4 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं बनी? 4 कोशिकाएं। कितनी बनी? 4। अब आगे चलो, इन चारों को कहते हैं अपन oogonia। oogonia, oogonia बोल दो या जननी कोशिकाएं बोल दो। यहां तक की प्रावस्था कौन सी प्रावस्था होगी? ये आपकी पहली कौन सी? बोलो जी, मल्टीप्लेक्शन फेज, गुणन प्रावस्था। ठीक है, गुणन प्रावस्था के बाद विभाजन को देखना है तो विभाजन तो होना नहीं है, ये तो आपको पता है अच्छी तरह। 4 में से 3 तो कौन सी है? अवशेषी है, रिलीज सेल है। और एक कोशिका आगे अंडजनन में भाग लेती है, इस कोशिका की आकृति डबल हो जाती है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये अवस्था है ना, ये वाली, ये है जन्म से पूर्व। कुछ लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, अब ध्यान रखना। ये जन्म के बाद और ये यौवन अवस्था। अब कुछ लैंग्वेज टर्मोलॉजी इसमें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है बाल को समझो। एक लड़की जब जन्म लेती है, ठीक है, उस लड़की के अंदर लगभग ये कोशिकाएं पहले से ही व्यवस्थित होती है। मतलब जननी कोशिका पुट्टक को वो लेकर ही जन्म लेती है, मतलब पुट्टक पहले से ही उपस्थित होगी उसमें जन्म से पूर्व ही। और जब तक उसका जन्म होता है तब उसमें 60 से 80 हज़ार पुट्टक शेष रहती है। पुट्टक में जान गए ना, फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर अंडाणु बनेगा, उनको बोलते हैं oocyte। अभी इनकी चर्चा करेंगे अपन आगे।
तो जैसे ही वो जन्म लेगी, जन्म के बाद कितनी पुट्टक बची उसके अंदर? 60 से 80 हज़ार। 60 से 80 हज़ार जो पुट्टक है वो ही आगे वृद्धि करके अंड जनन क्रिया द्वारा क्या बनाती है? अंडाणु बनाती है। क्या बनाएगी? अंडाणु का निर्माण करेगी। तो बनने वाला जो अंडाणु है वो इस प्रोसीजर से बनता है यौवन अवस्था में। ठीक है, तो उस प्रोसीजर में जो पहली स्टेप है बाहर वाली, वो स्टेप कौन सी है? वृद्धि प्रावस्था। इस वृद्धि प्रावस्था में उस कोशिका का केंद्रीय और कोशिकीय पदार्थ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। केंद्रक की आकृति भी बढ़ेगी, कोशिका की भी आकृति बढ़ेगी, पहले की अपेक्षा आकार बढ़कर क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। अब सुनो कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। शुक्र जनन की ये क्रिया जो होती है ना वो बहुत छोटी और सरल होती है, जबकि अंड जनन में ये क्रिया लंबी और क्या चलती है? जटिल चलती है। लंबी जटिल क्यों है? इसका रीज़न देखो। इस प्रावस्था में एक तो पित्तक बनता है। क्या बनेगा? पित्तक निर्माण। पित्तक को जो जान गए ना, योग, पीले रंग का पदार्थ। ठीक है, योग का संश्लेषण इसी प्रावस्था में होता है। इस प्रावस्था में कुछ में गुणसूत्र बड़े हो जाते हैं, बड़े, और कुछ में कॉर्टिकल कणिकाएं निर्मित होती हैं। ये चीज़ें इसमें चेंज होती है। देखो शुक्र जनन में ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि अंड जनन में क्या बनता है? पित्तक या योग बनता है। ये पित्तक कीट जो होते हैं ना, कीट, उसमें तो बनता है वसाकाय से, और अकशेरुकी जो होते हैं, अकशेरुकी, उनके अंदर बनता है किससे बताओ? यकृत। मनुष्य के अंडे में पित्तक नहीं पाया जाता, याद रख लेना। मनुष्य के अंडे में पित्तक नहीं होता। गुणसूत्र बड़े जो होते हैं ना उनको बोलते हैं लैंप ब्रुस गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र? लैंप ब्रुस गुणसूत्र। जैसे कीट और पक्षी, कीट और पक्षी, इसका एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। और ये आपकी कौन सी कॉर्टिकल कणिकाएं ना, ये होती है म्यूकोपेप्टाइड की। म्यूको, ऐसा लिख देता हूँ, म्यूकोपेप्टाइड, जो मनुष्य यानी स्तनधारियों में क्या होती है? अनुपस्थित। तो बताओ ये अवस्था जटिल हुई कि नहीं उसकी अपेक्षा? इसी में योग बना, इसी में लैम्ब्रुस गुणसूत्र बने, और इसी में आकार आकृति संरचना बनी। और इसका वृद्धि काल जो होता है ना वो प्रत्येक प्राणी में क्या होता है? अलग अलग। जैसे मनुष्य का याद रखना है अपन को। मनुष्य में वृद्धि काल कितने दिन का है? बताओ कितने दिन का है? 14 दिन का। कितने दिन का? 14 दिन में ये वृद्धि करके पूरी हो जाती है। इस कोशिका को कहते हैं प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडजननी कोशिका, या प्राथमिक अंडक बोल दो। प्राथमिक अंडक आपको पता है ये कहाँ बनेगी? द्वितीयक फॉलिकल में। फॉलिकल वो जो ओवरी की संरचना बताई थी वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो। द्वितीयक फॉलिकल में बनेगी। फॉलिकल में बनेगी तो ये क्या करती है? एक फीमेल के अंदर प्रोफेज विभाजन, प्रोफेज होता ना, चलो पूरा लिख देता हूँ, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री की फर्स्ट और इसकी भी फर्स्ट है प्रोफेज, और प्रोफेज की अवस्था कौन सी? डिक्टियोटोन। अवस्था का नाम भी लिखूं, कौन सी? डिप्लोटीन। इस डिप्लोटीन में क्या रहती है? ये रुकी रहती है, मतलब इस प्रावस्था में इसके अंदर विभाजन नहीं होता। इसको बोलते हैं डिक्टियोटोन। दोबारा बताऊंगा, नहीं आई समझ में? सुनो, फॉलिकल वृद्धि करती है। फॉलिकल में कौन वृद्धि करेगी? oocyte, अंडक। तो अंडक कोशिकाएं क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में विभाजन को रोक कर रखती है। इस रोक कर रखने वाली अवस्था को ही क्या बोलते हैं अपन? डिक्टियोटोन। फिर अंडाणु निर्माण, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, उसके दौरान अंडाणु निर्माण होगा। तो अंडाणु निर्माण की प्रोसीजर आगे आएगी। तो इस वाली कोशिका का नाम अपन ने क्या दे दिया? प्राइमरी oocyte। अब ध्यान दो, आगे वृद्धि होगी। अब प्राइमरी oocyte है ना, वो वृद्धि करती है
मैचुरेशन होता है इसमें, देखो देखो कैसे होगा, वही मैचुरेशन के समय विभाजन कौन सा, अर्धसूत्री, ध्यान रखना। और अर्धसूत्री यहाँ कौन सा, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा। अर्धसूत्री फर्स्ट के बाद कौन सा होगा, अर्धसूत्री सेकंड, मैचुरेशन सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड। अब यहाँ ध्यान रखने वाली और भी बात है अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ है। ये कौन सी है, सेकेंडरी oocyte, विभाजन को रोक कर रख लेगी ये, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट की कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट, ये रोक के रखेगा इस अवस्था में। अब सुनो, यहाँ से दो कोशिकाएं बन रही है, एक तो ये और एक ये। इस कोशिका को तो कहते हैं अपन, इसको ध्रुवकाय, क्या बोलोगे, पोलर बॉडीज या ध्रुवकाय, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये इधर लिख देता हूँ, वहाँ नहीं आ रही समझ में, सेकेंडरी oocyte, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। मतलब मियोसिस फर्स्ट के दौरान आपको पता है एक तो पोलर बॉडी बनी और एक क्या बनी, द्वितीय कंडक, और फिर इसके बाद सेकंड जो विभाजन होता है वो अंडाशय के बाहर होता है। कब बताओ, जब फॉलिकल ब्रेकडाउन हो जाएगी, कौन सी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जब टूट जाएगी तो उससे बाहर क्या निकल जाएगा, अंडाणु, और 3 पोलर बॉडीज बन जाएगी ध्रुवकाय। तो देखो ध्यान दो, एक अंडाणु के निर्माण की क्रिया में एक उगोनियल सेल या जननी कोशिका से कितने अंडाणु बनता है, एक अंडाणु। जबकि शुक्राणु कितने बनते हैं, आपको पता ही है इन चीज़ों का। शुक्राणु कितने बन रहे थे, 4, क्योंकि इसमें 3 पोलर बॉडीज बनती है जो निषेचन में भाग नहीं लेती, मतलब फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेती। रियल में गैमेट जो बनता है ना, उसमें एक ही अंडाणु बनता है। और इस अंडाणु की संरचना में देखो पढ़ते हैं, ये तो इसका केंद्रक है, ये लो जी, 3 परतें इसकी संरचना में पाई जाती है। सबसे पहले बाहर की कौन सी आएगी बताओ, पूछ लेता है कई बार, बाहर की परत भी नाम पूछ लेता है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। दूसरी जोना, ये जो फॉलिकल सेल्स की है ना, ये बाहर ऐसे चिपकी हुई कोशिकाओं की, वो कोरोना रेडिएटा है। दूसरी जोना पेल्यूसिडा, और ये या लास्ट वाली याद रह जाए तो रख लेना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ये क्रूसिडा, क्रूसिडा। और ये केंद्रक। तो इन तीनों परतों के अंदर केंद्रक होता है। और मैंने कल आपको चर्चा की थी, थोड़ी सी बताया था कि अंड भेदन मतलब अंडाणु की भित्ति को गलाने के लिए सहायक कौन होता है, बताओ, बताया था ना कल, कौन, एक्रोसोम के एंजाइम इन्हीं भित्तियों को गलाते हैं, इन्हीं झिल्लियों को गलाते हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा और क्रूसिडा। इन भित्तियों को किसके द्वारा गलाया जाता है, एक्रोसोम के एंजाइमों के द्वारा। सुनो प्यारे बच्चों, दोबारा समझो एक बार, थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड करके, कि सबसे पहले प्राथमिक अंडजन कोशिका है वो द्विगुणित कोशिका होती है। उसमें 2 समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे 4 कोशिकाएं बन गई। चारों कोशिकाएं कैसी होगी, 2n होगी, द्विगुणित होगी। इनमें से 3 तो क्या रहेगी, अवशेषी, और 1 आगे प्रवेश करती है वृद्धि प्रावस्था में। तो वृद्धि वाली प्रावस्था इसमें लंबी जटिल है, मनुष्य में 14 दिन की होती है। इस प्रावस्था में अन्य प्राणियों में पित्तक भी बनता है, मनुष्य में पित्तक नहीं बनता। कीटों में पित्तक किससे बनता है, वसाकाई से, याद रखने वाली चीज़ है। कशेरुकी की प्राणियों में, अकशेरुकी की प्राणियों में किससे बनता है, लीवर से, ठीक है। कुछ प्राणियों में इसी अवस्था के समय गुणसूत्र लंबे होकर लैंप के ब्रुश की आकृति के हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, लैंप ब्रुश गुणसूत्र। जैसे कीट और पक्षी में म्यूकोपेप्टाइड की कणिकाएं बनती है, कीटों वगैरह में, स्तनधारियों में नहीं बनती। तो इस प्रावस्था में कोशिका का आकार क्या हो जाता है, पहले की अपेक्षा बढ़कर दुगना हो जाता है। फिर इसके बाद मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है, और मियोसिस फर्स्ट की फर्स्ट अवस्था की प्रोफेज की डिप्लोटीन में ये कोशिका लंबे समय तक रुकी रहती है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, डिक्टियोटोन। अब दूसरी चीज़, जब ये सेकंड मैचुरेशन हो रहा है ना, सेकंड वाला,
ये सेकंड ध्यान रखना, वर्षण के तो अंदर होता है जबकि अंडाशय के बाहर होता है। जब फॉलिकल टूटती है तो 3 तो पोलर बॉडीज बनती है और एक क्या बनता है, अंडाणु। अंडाणु की बाह्य परत कोरोना रेडिएटा, मध्य जोना पेलुसिडा, आंतरिक जोना क्रूसिडा। ठीक है, अब बता दोगे कि एक प्राइमरी उस साइड से कितने अंडाणु बनते हैं, एक अंडाणु, याद रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही बनता है, यहाँ भी एक बनता है, 2 समसूत्री और अर्धसूत्री 2। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब देखो एक क्वेश्चन, मान लो आपके पास 100 शुक्रजन कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं? 100 शुक्रजन कोशिकाएं और 100 अंडजनन कोशिकाएं हैं, तो उनसे बनने वाले युग्मकों का अनुपात बताइए। 100 शुक्रजन कोशिकाएं, 100 अंडजनन कोशिकाएं, तो शुक्रजन कितनी है 100, अंडजन कितनी है 100। इनसे बनने वाले युग्मकों का अनुपात देखो, पहला ऑप्शन 1:1, दूसरा ऑप्शन 4:1, तीसरा ऑप्शन 1:4 और चौथा ऑप्शन हो गया 2:2। बताओ कितने होंगे, कौन सा अनुपात सही है? अधिकांश बच्चों का आंसर आ जाता है, फटाफट ही कह देते हैं 1:1। भाई दोनों कोशिकाएं क्या होती है, बराबर, इसलिए 1:1 जो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है सुनो, एक कोशिका से शुक्राणु कितने बन रहे हैं 4, तो कितने शुक्राणु हो गए 400। ठीक है, एक अंड कोशिका से अंडाणु कितना बना, एक ही बना, तो 100 × 1 100। तो अनुपात कौन सा, 4:1। एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ कि शुक्रजन और अंडजन को आगे पीछे कर देना, तो ध्यान रखना तो तुम्हारे दिमाग में ये हो कि सर ने 4:1 ही बताया था। मान लो अंडजननी को पहले कर दिया, उसने लिख दिया इधर, तो फिर क्या आ जाएगा 1:4। लैंग्वेज का ध्यान रखना, कौन सी पहले आ रही है, किस हिसाब से आ रही है। उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। हाँ जी, यहाँ तक कोई समस्या आपको किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। आपने शायद सारा नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, रब कर रहा हूँ मैं इसको। अब देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो इन दोनों में अंतर की बात कर रहा हूँ मैं अब, और अंतर से ये सारी चीज़ें वापस रिपीट होगी। अंतर कैसे भाई, सुनो, सुनते जाओ, साथ साथ सुनी हुई चीज़ें, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। न्यूमेरिकल पोर्शन में संख्या ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनिया की, शुक्राणु की, अंडाणु की, विभाजन के प्रकार, इसमें ये न्यूमेरिकल पोर्शन के बनते हैं क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, बस कंसेप्ट या थ्योरी समझ में आनी चाहिए, फिर क्वेश्चन कैसा भी हो आ जाएगा, क्वेश्चन का तरीका कैसा भी हो, कैसे भी हो आ जाएगा। अंतर सुनो जी, ध्यान दे रहे हो ना, सुनो मेरी बात। शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्रजनन, अंडाणु निर्माण की क्रिया अंडजनन, पहला। दूसरा, शुक्राणु निर्माण की क्रिया कहाँ होती है, वर्षण में। अंडाणु निर्माण की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में। दो अंतर हो गए ना। शुक्राणु कितने बनते हैं एक कोशिका से, 4। इसीलिए आपको पता है शुक्रजनन के समय लाखों करोड़ों शुक्राणु बनते हैं और 72 दिन में उनका परिपक्वन हो जाता है। और उसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन और FSH। और मनुष्य में जीवन पर्यंत शुक्राणु बनते रहते हैं। ठीक है, अंडाणु कितने बनते हैं, एक ही अंडाणु बनता है, लिमिटेड एज होती है। संख्या अभी बताएंगे आपको, देखो एक वो संख्या वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे आया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे जब बताएंगे। ठीक है, आगे अगला अंतर, शुक्राणु गतिशील, अंडाणु अगतिशील। शुक्राणु छड़ाकार, अंडाणु कैसे, अंडाणु कैसे, अगतिशील गोलाकार। ठीक है, आगे आगे बोलो। मनुष्य में अंडाणु निर्माण की क्रिया कब से, 12 से 14 वर्ष से शुरू होती है और 45 से 50 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है, बंद। जबकि शुक्र जनन की क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। शुक्र जनन की प्रोफेज क्या होती है, छोटी। प्रोफेज छोटी मान लो, चाहे वृद्धि अवस्था क्या होगी, छोटी। जबकि इसमें वृद्धि अवस्था क्या होती है, बड़ी। शुक्र जनन में शुक्र कायांतरण पाया जाता है, यहाँ कायांतरण वाली कोई घटना नहीं होती।
अंड जनन के अंदर क्या बनता है, पितक, शुक्र जनन में कोई पितक नहीं बनता। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंतरों के शुरू आपको समझ में आ गई। अब देखो अंड जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है, उस चीज़ को अपन को आगे पढ़ना है और आगे चलना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब एक टॉपिक है हार्मोन परिवर्तन चक्र। कौन सा है, हार्मोन परिवर्तन चक्र। और हार्मोन परिवर्तन चक्र जनन की क्रिया के लिए ज़रूरी है। और वो चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मध्य चक्र और दूसरा कौन सा हो गया, रज चक्र। मध्य चक्र और दूसरा रज चक्र। ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल दो प्रकार के हैं ये। एक तो कौन सा, मध्य चक्र और दूसरा रज चक्र। दोनों में ही युग्मक बनते हैं। कौन से युग्मक, मादा युग्मक, सॉरी, कौन से युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक। देखो मध्य चक्र, रज चक्र। रज चक्र किस में होगा, महिलाओं में, यानी प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स में और भी आते हैं, मनुष्य भी इसी में आता है, चिंपांजी भी इसी में आता है, गौरिला इसी में ही आएगा और बंदर। तो इनमें तो होता है कौन सा, रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसके अंदर, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जो गण होता है उसमें तो मिलता है रज चक्र। और अन्य जो पशु हैं कौन से हो गए, नॉन प्राइमेट्स। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस सीधा ही, नॉन प्राइमेट्स, इनके अंदर कौन सा होता है, कौन सा होता है, मध्य चक्र। अब दोनों में अंतर क्या है उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो दोनों ही अंडाणु निर्माण को समझाते हैं, मादा युग्मक के निर्माण को समझाते हैं। मध्य चक्र के अंदर क्या होता है, जो मादा पशु होता है ना, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, ऊंट, भेड़, इनके अंदर मादा पशु के रक्त में एक हार्मोन आता है, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। कौन से हार्मोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन का। इसका लेवल बढ़ जाएगा तो आपको पता है वो पशु जानते हो ना, हीट, कौन सी अवस्था बोलते हैं इसको, हीट की अवस्था। मतलब वो पशु हीट में आ जाता है, अर्थात नर पशु की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। अब इसका सब में अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। गाय में 24 घंटे, भैंस में 72 घंटे तक, कुत्ता बिल्ली में 1 हफ्ते तक ही चलता रहता है ये। अब ये अलग अलग टाइम में, जैसे मान लो वर्ष में 1 बार आया, 2 बार भी आता है कईयों में, और 2 से ज़्यादा बार आता है। जैसे मान लो 1 बार आया तो मोनोएस्ट्रस, मोनोएस्ट्रस बोल दो, या एक मध्यकाली। दूसरा कौन सा हो गया, द्विमध्यकाली। और एक कौन सा हो गया, ज़्यादा बार आया, उसको बोल दिया बहुमध्यकाली। हाँ, अवस्था टाइम अलग अलग सबका, पीरियड अलग अलग, वो आप उसमें 40 उसमें पढ़ते हो, पशुपालन वगैरह के अंदर ही आता है, आपके चलता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में आता है ये सारी नस्ल वगैरह की, सबकी गाय भैंस के अंदर उसमें देखते हो। मेरे को तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है यहाँ, बाकी लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। तो वर्ष में 1 बार आया, एक मध्यकाली, जैसे गाय और भैंस। अरे सीधी सी बात है, जो वर्ष में जितनी बार बच्चे देती है उसको ही उसके आधार पर लिखते हैं। 2 बार कौन सी देती है बताओ, बकरी और भेड़ लिख दो, ठीक है। और बहुमध्यकाली में कौन आ जाएंगे, चूहे और खरगोश, ये बहुमध्यकाली। वर्ष में 1 बार, 2 बार और 2 से ज़्यादा बार। और सबका टाइम क्या होता है, अलग अलग, लेकिन सब में आपको पता है इसके दौरान क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, युग्मक बनते हैं। मेन चीज़ ध्यान रखना, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जिससे पशु का टाइम ऑफ हीट पीरियड बोलते हैं, हीट की प्रावस्था, मतलब इस समय सेक्स की प्रावस्था होती है, जिसमें वो मादा पशु की तरफ दौड़ती है। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो इसकी, फिर आगे की चर्चा करें। देखो एक बार, हाँ जी दोस्तों, चलो आगे देखते हैं अब अपन। दूसरा कौन सा है, दूसरा प्रकार कौन सा है इसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र।
इसको बोलते हैं माहवारी, ऋतुस्राव, आर्थव और आर्तव चक्र, जनन चक्र भी कह दो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी चक्र, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो जी, कुछ तो नॉर्मल चीज़ तो आपके पिछली बार आई थी, क्वेश्चन भी आया था कि ये एक लड़की की जब उम्र होती है 12 से 14 वर्ष, ध्यान रखो थोड़ी थोड़ी फैक्ट की चीज़ें हैं, उसमें हो जाता है शुरू। जब वो लड़की से महिला बन जाती है कितनी, 45 से 50 वर्ष, तब ये हो जाएगा बंद, ठीक है। दो प्रोसीजर है, स्टार्ट होना और लास्ट में स्टॉप होना, बंद होना। शुरू को बोलते हैं मेनार्के और बंद को बोलते हैं मीनोपॉज। क्या कहते हैं, मेनार्के और मीनोपॉज। तो ये मीनोपॉज आई हुई है आपके कौन कौन सी, शुरू होना 12 से 14 वर्ष की आयु में और बंद होना 45 से 50 वर्ष की आयु में, ठीक है। अब सुनो, एक महीने का है ये अवधि, 1 से 28 दिन। 1 से 28 दिन में कितने अंडाणु बने, एक अंडाणु। लड़की में औसत देखो 15 से 45 के बीच का औसत देख लो, मतलब लगभग औसत के हिसाब से बात करें ना, औसत वर्ष कितनी होगी, 35 वर्ष। कितनी, 35 वर्ष ये चलता है। अब 35 वर्ष चलेगा तो सीधी सी बात है उसमें कितने अंडाणु बनेंगे। तो आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक महिला अपने जीवन काल के दौरान कितने अंडाणुओं का निर्माण कर सकती है, और उसके ऑप्शन में था 300, 500, 600 और 400। बताओ कितने अंडाणु बनाएगी, कितने बनाएगी। देखो 35 को 12 से गुणा करो, कितने आते हैं, हाँ 420 अंडाणु। और 420 अंडाणु का मतलब औसत कितने हो गए, 400। ये आपके ऑप्शन में था, 400 वाला उसमें सही था। तो याद रख लेना कितने अंडाणु बनेंगे, औसत 425 या 400 के आसपास। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब आगे चलो, ये साइकिल कब से कब तक चलता है, 1 से 28 दिन तक। और 1 से 28 दिन तक चलता है तो इसकी फेज है 4। पहली आर्तोप्रावस्था, दूसरी पश्च आर्तोप्रावस्था, अंडोत्सर्ग, और चौथी हो गई पश्च अंडोत्सर्ग। कितनी प्रावस्था होगी, इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, कौन कौन सी, मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। 4 अवस्थाओं में पूरा होता है ये साइकिल। चारों अवस्थाएं किस प्रकार से चलती है, देखो कहाँ कहाँ चलेगा, ये 2 जगह चलेगा। एक तो किस में, यूट्रस में एक जगह तो, और एक इसमें अंडाशय में। तो ऊपर तो ये तो हो गया अंडाशय वाला भाग, और नीचे हो गया गर्भाशय वाला भाग। अंडाशय में 2 हार्मोन होते हैं, FSH और LH। दोनों ही कौन से हैं, गोनेडोट्रोपिन, जो पीयूष से स्रावित होते हैं, कई बार अपन ने बता दिया। और इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन हैं। अब ध्यान दो, सबसे पहला क्या ध्यान दोगे, काम वाली चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी अपन को। और वो ध्यान क्या है, क्या ध्यान दोगे, ये ध्यान ये है कि सबसे पहले एक फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव क्या होता है, कम। यानी इसका स्राव जैसे ही वो प्यूबर्टी फेज यानी यौवन अवस्था में आती है, तो ये देखो शुरू क्यों होता है, ये चीज़ समझो पहले। तो एक लड़की के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण के दौरान क्या होता है, उसकी यूट्रस की लेयर डेवलप हो जाती है, और यूट्रस की लेयर थिक हो जाती है, मोटी। क्यों होती है, ताकि उसके साथ क्या जुड़ जाए,
एम्ब्रियो या फिटस जुड़ जाए, जाइगोट जुड़ जाए। यदि उसमें वो अवस्था नहीं आती तो वो वापस क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन कब होगा, यहाँ से शुरू होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव कम होता है, कम होते ही यहाँ पे यूट्रस की जो लेयर है वो लेयर क्या हो जाती है, कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, टूट जाती है। एंडोमेट्रियम टूटते ही यहाँ से क्या होगा, रक्तस्राव होगा, रक्तस्राव। इसलिए इस प्रावस्था का नाम स्रावी प्रावस्था या क्रम प्रसारी भी इसी को कहते हैं। स्रावी प्रावस्था या क्रम प्रसारी प्रावस्था भी इसी को ही कहते हैं, जो चलती है 1 से 5 दिन। अब कई में लेडीज़ के अंदर होता है कम अधिक चलती है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, हार्मोनों पर। हो सकता है 3 दिन चल जाए, हो सकता है 5 दिन चल जाए, 2 दिन चल जाए। मतलब जिसके अंदर यदि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम, तो लंबे समय तक उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लीडिंग क्यों होती है, मैंने ये बता दिया आपको कि ये एंडोमेट्रियम होता है ना, वो एंडोमेट्रियम यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। और एंडोमेट्रियम टूटते ही रक्त के साथ जितने भी डैमेज पार्ट होते हैं, क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं, वो वेजाइना मार्ग के द्वारा बाहर आते हैं। इसके अंदर लगभग 40 से 80 ml ब्लड का लॉस होता है एक बार में। और ब्लड लॉस होता है तो एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी लॉस होने के कारण हेडेक, मतलब सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, लीवर पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना, हाथ पैरों में दर्द होना, थकावट होना, ये सारी चीज़ें उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहली अवस्था आपकी पूरी हो गई। दूसरी अवस्था देखो, ठीक तुरंत बाद जैसे ही ब्लीडिंग रुकेगी, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल वापस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हावी हो जाएगा। लेवल हाई होते ही आपको पता है एंडोमेट्रियम की क्या होगी, मरम्मत होगी। मतलब क्षतिग्रस्त भाग जो टूटे हैं ना, उनकी मरम्मत होती है। मरम्मत होती है तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रचुरोध भवन। कौन सी बोलते हैं, प्रचुरोध भवन। देखो ये आए हुए हैं दोनों नाम, क्रम प्रसारी प्रावस्था भी आया हुआ आपके, और ये प्रचुरोध भवन भी आया हुआ है। तो इस नाम से भी ये पूछ लेता है कि कौन सी पहली अवस्था जिसमें रक्तस्राव होता है, कौन सी में रुकता है, किस प्रकार से होता है। तो ये सारी चीज़ है, और ये चलती है आपकी 5 से 13 दिन तक। मतलब जब से ये पूरी हुई ना, इसके तुरंत बाद कौन सी चलेगी, पश्चार्तो प्रावस्था, जिसमें क्षतिग्रस्त भागों की क्या होना शुरू हो जाती है, मरम्मत। साथ ही साथ अंडाशय में इसके स्थान पर, इसी अवस्था में उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये पुट्टक क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये फॉलिकल्स बन गई उसके अंदर, कौन से हार्मोन के द्वारा, FSH हार्मोन के द्वारा। और एंडोमेट्रियम धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है और लास्ट में पूरा बन जाएगा। ठीक है, देखो इधर दिन है ये 1 से 6 दिन, 5 दिन ये मान लो, फिर 13 दिन ये, और औसत 14वें दिन अब होगा अंडोत्सर्ग। कौन से दिन, औसत 14वें दिन। 14वें दिन क्या होता है, यहाँ LH का स्राव क्या होता है, बढ़ता है, स्राव ज़्यादा, इसलिए उसको बोलते हैं LH सर्च। क्या बोलोगे, LH सर्च। LH सर्च का मतलब क्या है, देखो औसत 14वें दिन LH बढ़ गया, LH बढ़ते ही ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और ग्राफियन फॉलिकल टूटते ही अंडाणु क्या आ जाता है बाहर। इस अवस्था को ही क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज या अंडोत्सर्ग। कौन से दिन हुआ, औसत 14वें दिन, प्लस माइनस 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। 1 से 14 दिन तक क्या होती है, वृद्धि विकास, और फिर अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग होते ही अगली प्रावस्था कौन सी आ गई, पुट्टक प्रावस्था। पुट्टकीय प्रावस्था, पुट्टकीय प्रावस्था का मतलब कब से चलेगी, 15 से, या इसके बाद जो भी जितने बच गए 15 से 28 दिन तक। तो सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है, पुट्टक प्रावस्था या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या पश्च अंडोत्सर्ग। और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के दौरान क्या क्या होता है वो ध्यान दो। देखो ये बता दिया मैंने, सारी चीज़ें रिपीट ही कर रहा हूँ बस इन चीज़ों को। ये जैसे ही ये अंडाणु बाहर निकला, खोल बचा, खोल को क्या कहा था अपन ने, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकालेगी, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन किस में सहायता करता है, ये बताया था अपन ने, रोपण में।
अब ये प्रोजेस्टेरोन कब तक इंतज़ार करेगा या कब तक ये कार्पस ल्यूटियम स्थायी रहेगी? 24, 25, 26, 27 जो भी है, 24 तक औसत मानते हैं। यदि नहीं होता है, मान लो निषेचन नहीं होता, जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, जरूरी नहीं निषेचन हो, तो निषेचन नहीं होता है तो ये टूट कर क्या बना लेती है? कार्पस एल्बिकेंस, मतलब वापस ब्रेक डाउन हो जाती है एल्बिकेंस। और ब्रेक डाउन होते ही आपको पता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले दिन से वापस शुरू हो जाएगा। अब इसमें 2-5 दिन का ऊपर नीचे जो भी होता है वो हार्मोनों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक सारी चीज़ें शायद आपको आ गई समझ में, नहीं आई तो दोबारा समझो। देखो, पहली प्रावस्था कौन सी? आर्तो प्रावस्था। और आर्तो प्रावस्था के दौरान 1 से 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, एंडोमेट्रियम टूट गया, रक्तस्राव हुआ, स्रावी प्रावस्था बोले इसको, ब्लीडिंग की क्रिया हुई और ब्लड लॉस होने के कारण थकान, शारीरिक थकावट वगैरह के जो लक्षण हैं वो आते हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। इसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल पुनः बढ़ने लग गया। पुनः बढ़ते ही जो भाग टूटे थे वो भाग पुनः क्या हो जाएंगे? रिपेयर होना या मरम्मत होना शुरू हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परचुरोध भवन। 13 दिन तक ये रिपेयरिंग का काम चलेगा, 13वें दिन तक। औसत 14वें दिन क्या होता है? औसत 14वें दिन एंडोमेट्रियम तो पूरा बन गया, ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम पूरा बन गया, उसी के साथ अंडाशय के अंदर कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? LH का स्राव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं LH सर्च। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए थे कि पुट्टिकाओं की वृद्धि के लिए तो सहायक होता है कौन? FSH, ठीक है। और अंडोत्सर्ग के लिए सहायक कौन सा हार्मोन होता है? LH। और दोनों ही हार्मोन कौन सी ग्रंथि के हैं? पीयूष ग्रंथि के हैं, जो हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। LH सर्च होते ही इसको छोड़कर ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर अंडाणु बाहर आ जाएगा। इस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग होने के बाद ये कार्पस ल्यूटियम अवशेषी संरचना है जो अंडाशय में रहती है, वो इस निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में चिपकाने का या रोपण करवाने का काम करेगी। नहीं होता है यदि निषेचन तो एल्बिकेंस में टूटकर पुनः अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करवा देगी। अब शायद आपको सारी चीज़ें आ गई समझ में, तो ध्यान रखो थोड़ा सा। अब कुछ हार्मोनों की और कुछ चीज़ें की बात करें अपन। देखो, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित हुआ? कार्पस ल्यूटियम से गर्भावस्था में। एस्ट्रोजन कहाँ से शुरू हुआ? इसकी दीवार से, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा मोल्डो या ग्राफियन फॉलिकल की परिपक्व की दीवार से। कौन सा? एस्ट्रोजन, जो ब्यूटी हार्मोन है। FSH और LH कहाँ से स्रावित हुई है? पीयूष से। FSH वृद्धि को प्रेरित कराएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहले वाले वीडियो में लिखा दी मैंने फुल फॉर्म। LH ल्यूटिनाइजिंग क्या कराता है? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करवाता है। अब देखो, जैसे ही रोपण हो गया, रोपण होते ही प्लेसेंटा, बाय द वे यदि रोपण हो गया तो यहाँ प्लेसेंटा बनता है, और प्लेसेंटा फिर वही प्रोजेस्टेरोन का काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। एक चीज़ और देखो, जैसे ही कोई लेडीज़ गर्भावस्था को प्राप्त कर लेती है तो उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, वो बंद हो जाता है। बंद क्यों होता है? उसका रीज़न देखो, उस प्रावस्था में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहता है? ज़्यादा। जबकि ये शुरू कब होता है? देखो, कम लेवल पर लिख रखा है मैंने। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा रहता है तब मेंस्ट्रुअल बंद रहेगा और कम होते ही शुरू हो जाएगा। ज़्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम इसको स्रावित करती रहेगी। और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है तो FSH और LH का लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। उसका लेवल लो होगा तो आपको पता है पुट्टी का निर्माण नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू नहीं होगा। तो ये थी आपके अंडजनन की क्रिया। अंडाणु निर्माण कैसे होता है, उसकी प्रोसीजर, अंडाणु की संरचना, शुक्र जनन अंडजनन में अंतर और प्लस इसकी प्रोसीजर, दोनों हार्मोन, मध्य चक्र और रज चक्र, इनकी प्रोसीजर और इसकी पूरी अवस्थाएं और इससे रिलेटिव हार्मोन, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। एक बार उतारो इसको, फिर बाद में शुरू करें अपन। थोड़ा सा उतार लो इसको। हाँ जी, नमस्कार। वो अपना जो चल रहा था उसी के आगे अपन चलाएंगे। अब देखो, रज चक्र या ऋतुस्राव के दौरान अपन ने अंडजनन की क्रिया देख ली और उसमें क्या बनते हैं? अंडे। अंडों की संख्या देख ली, उसकी प्रोसीजर देख ली। अब देखो, अंडे जो प्रकार हैं, बनने वाले अंडे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से देखो, सबसे पहला है परिवर्धन देख लो, निर्माण देख लो या उत्पत्ति के आधार पर देख लो। ये फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट परिवर्धन के आधार पर।
सेकंड कौन सा है, कवच, मतलब उसके चारों तरफ आवरण कौन सा है उसके आधार पर। तीसरा, पित्तक की मात्रा कितनी है उसके आधार पर। और चौथा, पित्तक का वितरण कैसा है उसके आधार पर। कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। सबसे पहला देखो परिवर्धन, मतलब उसका डेवलपमेंट आगे अंग जनन कैसे होता है, उसमें है किरमोर। किरमोर में क्या होती है, कोई चीज़ें फिक्स होती है कि भ्रूण का निर्माण कौन से भाग से कौन से अंग का निर्माण होगा, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। मतलब आपके अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं ना वो सारे किस में आते हैं, मोज़ेक या किरमोर में। और नियमनकारी का मतलब अंडे का प्रत्येक भाग ये फिक्स है कि वो भ्रूण का कौन सा अंग बनाएगा, जैसे कशेरुकी प्राणियों में। ये पहला भाग था किरमोर और नियमनकारी। दूसरा भाग है किसके आधार पर, कवच के आधार पर। अब देखो कवच, कईयों में तो क्या होता है कि कठोर आवरण पाया जाता है और वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये तो किस में मिलता है, पक्षियों में, कीटों में और सरीसृप में। ठीक है। अब यहाँ देखो कई बार मुर्गी नाम दे देता है या और कोई नाम दे दिया, इसमें मकड़ी दे दिया, ठीक है, इसमें सांप दे दिया। तो ये ग्रुप है, वर्ग है, तो उस वर्ग के अंदर एवीज, इंसेक्टा, रेप्टिलिया, मतलब पक्षी वर्ग, इंसेक्टा में कीट वर्ग और इसमें सरीसृप रेंगने वाले, इनके कीटे वो अंडे कैसे होते हैं, संकोची या सेलेकोइड। असंकोची या नॉन सेलेकोइड, जिसके ऊपर ये आवरण नहीं होता, जैसे स्तनधारी मनुष्य के अंदर ऐसा होता है। इसके बाद पित्तक की मात्रा, एक तो पित्तक बहुत कम होता है, न के बराबर होता है उनको तो अपीत की, जैसे मनुष्य, स्तनधारी लिख दिया मैंने, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पिछली बार भी कीटों का आया है आपके, ये वाला अतिपीत की अंडों वाला केंद्रक। दूसरा मध्य पीत की, जिनके अंदर पित्तक ना तो कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, जैसे मेंढक, एम्फीबियन जो वर्ग है उसके अंदर पाया जाता है। और अतिपीत की अंडे कौन से होते हैं, जिनमें पित्तक की मात्रा, पित्तक बता दिया था मैंने, पीले रंग का पोषक पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाई जाती है जो पोषण प्रदान करता है, वो मिलता है पक्षी में, रेप्टिलिया में मिलेगा और इंसेक्टा यानी कीटों में मिलेगा। और लास्ट है आपका कि ये जो पित्तक है उसका वितरण कैसे होता है। तो वितरण कैसे, समपीतकी, देखो नाम से ही पता लग रहा, समपीतकी, समान वितरण जिसमें होता है, जैसे सूक्ष्मपीतकी अंडों में हो गया। विषमपीतकी का मतलब परिधि की ओर या केंद्रक में या फिर अजीब आकृति का। तो विषमपीतकी अंडों के गोलार्ध पीत की पहला एग्जाम्पल है, दूसरा कौन सा, केंद्र पीत की, और तीसरा कौन सा, चक्रिका। गोलार्ध के अंदर कहाँ होता है, परिधि की और पित्तक, जैसे मध्य पीत की। तो मध्य पीत की में कौन आएगा, एम्फीबिया। याद रखना यहाँ से एग्जाम्पल, मध्य पीत की में कौन है, एम्फीबिया। केंद्रक पीत की का मतलब, केंद्रक का मतलब बीचों बीच में जहाँ पाए जाते हैं, और बीचों बीच में किस में मिलेंगे, इंसेक्टा में। इंसेक्टा ये रहा, ठीक है, कीट के अंडे। और तीसरा आपका है चक्रिका, यानी तस्त्रीनुमा पित्तक जिसके अंदर पाया जाता है, जैसे मुर्गी का अंडा। तो ये कुछ आपके स्पेशल एग्जाम्पल मैंने दे दिए। कीट के अंडे कैसे होते हैं, अतिपीत की, मध्य पीत की और चावल के दाने के। मुर्गी का अंडा कैसा होता है, अतिपीत की और चक्रिका वितरण हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण हो गया। मेंढक का अंडा कैसा, मध्य पीत की, गोलार्ध वितरण हो गया, और इसके बाद कैसा ये रहा, गोलार्ध पीत की अति वालों में। और मनुष्य का कौन सा है, अपीत की, यानी जिसमें पित्तक की मात्रा पाई नहीं जाती। तो ये आपका अंड जनन और शुक्र जनन, मतलब युग्मक जनन की जो क्रिया थी उसकी दोनों प्रोसीजर पूरी हो गई है। ये लास्ट टॉपिक आपका था अंडों का प्रकार। अब इसमें एक टॉपिक और बच रहा है इस यूनिट में, वो है निषेचन की क्रियाविधि या जनन की कार्य प्रणाली या उसकी प्रोसीजर। तो अंडों में ध्यान रखना 4 प्रकार है, परिवर्धन के आधार पर, कवच के आधार पर, पित्तक की मात्रा के आधार पर, वितरण के आधार पर। परिवर्धन के आधार पर 2 प्रकार के, किरमोर और नियमनकारी। कवच के आधार पर संकोची और असंकोची। पित्तक की मात्रा के आधार पर सूक्ष्म, मध्य और अति। और पित्तक के वितरण के आधार पर समपीतकी और विषमपीतकी। विषमपीतकी के 3 प्रकार, गोलार्ध, केंद्रक और चक्रिका। एक बार इसको थोड़ा सा ढंग से उतार लो, अच्छा सा उतार के कंप्लीट उसको लिख लो, थोड़ा लिख के, और उसको तैयार कर लो, ठीक है। उतारो, देखिए आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो ले ली। अब देखो
अपना ये टॉपिक पूरा हो गया। अब लास्ट टॉपिक इसमें डेवलपमेंट वाला जो विकास है या प्रोसीजर वाला बच रहा है उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।